दोस्तों, कहानी चल रही थी बेशरम बहू। ये कहानी का पार्ट 18 है। पार्ट 17 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसका छोटा सा समरी हम लोग देख लेते हैं। इशिता ने बहुत दुख झेले। राघव से दूर जाने पर उसका जबरन 2 बार अबॉर्शन कराया गया क्योंकि गर्भ में बिटिया थी। कुसुम ने लगातार उसके खिलाफ साजिशें रची, जबकि राघव हमेशा उसका सहारा बना रहा। बाद में इशिता फिर गर्भवती हुई और बेटे को जन्म दिया, लेकिन विनोद का व्यवहार नहीं बदला। कुसुम ने चाल चलते हुए विनोद और घरवालों के मन में शक भर दिया कि इशिता के पेट में पल रहा बच्चा कहीं राघव का तो नहीं। बेटे के जन्म के बाद भी शक, साजिश और रिश्तों का तूफान थमने के बजाय और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब कहानी में आगे। इशिता के घर आने के बाद राघव की जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो अब उसे सानवी, इशिता और इशिता के नए मेहमान का भी ध्यान रखना होता था। अभी तक इशिता ने अपने नए बच्चे का नाम भी नहीं सोचा था और उसने ये काम भी राघव पर छोड़ रखा था। और एक दिन जब राघव और इशिता आपस में बच्चे का नाम रखने की बातें कर रहे थे, तो कुसुम ने चोरी से उनकी बातें सुन ली थी और इस बात का फ़ायदा उठाकर उसने ये बात सीधे जाकर विनोद को बता दी। साथ ही उनके कान भी भर दिए कि अब तो साफ है भाई साहब कि ये बच्चा राघव का ही है, वरना नामकरण का अधिकार तो आपका है, इसीलिए बच्चे का नाम आपको ही रखना चाहिए, न कि राघव को। सानवी भी अब बड़ी हो चुकी थी। वो भी अब सारा दिन राघव के साथ खेलती कूदती, या फिर ऐसा कहें कि वो राघव को अपनी दुनिया का पिता ही मानती थी। क्योंकि अब इशिता गुस्सा करके सानवी को 1-2 चाटा देती तो सानवी इशिता की शिकायत करने राघव के पास जाती, जबकि विनोद वहीं बैठा रहता। और ये सब देखकर विनोद का और भी ज़्यादा खून खौलता। इशिता के बेटे को अब 1 महीना पूरे हो गए थे और वो घर में दादी और सभी ने उसके नामकरण की बात छेड़ दी, जिससे कमला जी ने भी अपनी सहमति दे दी। और फिर तय हुई तारीख पर इशिता के बच्चे का नामकरण का फंक्शन रखा गया। सुबह से राघव फंक्शन की तैयारी में उलझा हुआ था। उसने इशिता के लिए एक साड़ी भी लाई थी, जो चुपचाप उसने इशिता को जाकर दे दी थी और ये भी कहा था कि अगर तुम्हारा मन हो और ये हमारे रिश्ते की सीमा में आता हो तो तुम इसे पहनना, वरना नहीं, और मुझे बुरा नहीं लगेगा। इशिता राघव जैसे इंसान का साथ पाकर धन्य हो गई थी कि इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम इंसान होते हैं, खास कर कि मर्द, जो बिना किसी चाह के एक औरत के लिए सब कुछ करते हैं। वो सही हो या गलत, फिर भी हर हालात में उसका साथ देते हैं। अगर उनकी कुछ इच्छा हो भी तो वो कभी उस औरत पर नहीं थोपते, बल्कि ऑप्शन देकर ख़त्म कर देते हैं कि ऐसा चाहता हूँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही राघव था, जो अपनी पसंद की साड़ी लाकर भी इशिता से एक बार भी उसे पहनने की जिद न करके उसकी मर्जी पर चला गया। राघव ने जितना कुछ भी किया था इशिता के लिए, अगर इशिता राघव की एक या ऐसी 1000 बात भी मानती तो वो भी कभी उसका एहसान नहीं चुका पाती, क्योंकि इशिता जिसे एहसान के रूप में देख रही थी वो राघव का प्यार था। और चुकाए एहसान जाते हैं, प्यार तो बस निभाया जा सकता है, जो राघव ने तो निभाया ही था। अब बारी इशिता की आने वाली थी। शाम का वक्त हो चुका था और घर के सारे मेहमान भी आ चुके थे। विनोद भी नीचे कुर्सी पर बैठकर ये सब तमाशा देख रहा था। सारे मेहमान और साथ ही राघव अब बस इशिता के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। और थोड़ी ही देर बाद लाल गहरे रंग की साड़ी में खुले लंबे काले बाल, मोटे मोटे होठों में लाल गहरी लिपस्टिक, बिंदी, झुमके और बड़ी बड़ी आंखों में काजल, इशिता को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज सच में आसमान का चांद धरती पर उतर के आया हो। और राघव चकोर की तरह टकटकी लगाकर बस अपनी इसी को देखे जा रहा था। और जब राघव ऐसे इशिता को निहार रहा था, तब कुसुम ने
विनोद को राघव और ईशिता की तरफ इशारा कर रही थी और विनोद का खून खौल रहा था। फिर ईशिता नीचे आई और पूजा के लिए बैठ गई। फिर कमला जी के कहने से विनोद भी ईशिता के बगल में आकर बैठ गया, पर सामने तो राघव ही बैठा था। पंडित जी ने पूजा चालू कर दी, पर पूरे टाइम ईशिता या तो अपने बच्चे की तरफ देखती और सबसे नज़रें चुराकर राघव की तरफ देखती। यही हाल राघव का भी था। वो लाख ना चाहते हुए भी सबके सामने से नज़रें चुरा चुरा कर एक एक सेकंड के लिए ही पर ईशिता की खूबसूरती को निहारे जा रहा था और बगल में बैठा विनोद ये तमाशा देख रहा था। थोड़ी देर में पूजा हुई और पंडित जी ने बच्चे का नाम पूछा, जिस पर राघव ने झट से बोला कि शिवांश नाम होगा इसका। और जैसे ही मंत्र उच्चारण करके पंडित जी ने विधि शुरू की, वैसे ही विनोद ने पंडित जी के बीच में रोक कर कहा कि नहीं, इसका नाम सामर्थ होगा। और ये सुनकर ईशिता, राघव, दादी, कमला जी, शिवानी, अखिल, कुसुम और विनोद के पिता साथ ही सारे मेहमान हैरान हो गए कि अचानक से विनोद को क्या हो गया। इसने अचानक से नाम क्यों बदलने को कहा। राघव की बात अब विनोद ने काटी थी, जो कि बच्चे का पिता था, तो किसी ने कुछ नहीं कहा और ईशिता ने भी सिर नीचे कर लिया। और राघव कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उस बच्चे का बाप तो विनोद था, तो राघव को कोई हक नहीं था कि अभी भी इस घर में एक इंसान ऐसा था जो जब भी गलत होता था तो उसके लिए आवाज़ उठाता था, और वो थी दादी। दादी ने तुरंत विनोद की बात को काटते हुए कहा कि पंडित जी, मेरे पोते का नाम शिवांश ही होगा, सामर्थ नहीं। ये सुनकर विनोद से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि दादी, आप बीच में मत पड़िए, ये बाप बेटे की बीच की बात है, आप दूर ही रहें तो अच्छा है। दादी ने कहा कि बाप बेटे का रिश्ता ये तुझे आज समझ में आया, जब तेरे बेटे का नामकरण कोई और कर रहा है? और तब ये रिश्ता कहाँ था, या फिर ये बाप कहाँ था जब ईशिता के पेट में ये बेटा पल रहा था? तब इस बाप को अपने बेटे की याद नहीं आई? और तब कहाँ था ये बाप जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ चुका था और अपनी आवाज़ से रो रो कर अपने बाप को ढूंढ रहा था? तब तो ये बाप का पता ही नहीं था। और आज जब तेरे हिस्से की सारी जिम्मेदारी किसी और ने पूरी की, तो परसी हुई थाली तू खाने चला आया। अरे विनोद, मुझे तो लगा था कि तू सिर्फ बेटा ही नालायक है। अरे तू तो एक बेटे के साथ साथ ना एक अच्छा पति निकला और ना ही एक बाप। शर्म आनी चाहिए मुझे एक बेशरम पति पर और एक बेशरम पिता होने पर। विनोद दादी की बात सुनता रहा और अचानक बीच में बोल पड़ा कि क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चे की देखभाल किसने की, मैंने या किसी और ने? अरे उसमें खून तो मेरा है ना, औलाद तो मेरा ही है। दादी ने कहा कि औलाद शब्द तो तू इस्तेमाल ही मत करना विनोद, क्योंकि औलाद बेटा और बेटी दोनों के लिए होता है, ना कि सिर्फ बेटे के लिए। और तुझे कोई बाप बनने की खुशी नहीं है, वरना तू अपनी मासूम सी बच्ची को कभी अपनाने से इनकार नहीं करता। तुझे तो एक बेटे का बाप होने का घमंड है, इसीलिए तूने आज कदम बढ़ाया है। विनोद ने कहा कि ऐसे बेटे के बाप होने से अच्छा है कि मैं किसी का बाप ही ना बनता। और फिर उसने बच्चे को हाथ से गिराने की कोशिश की, पर सामने खड़ी ईशिता ने बच्चे को गिरने से बचा लिया और उसे गोद में उठा लिया। ये देखकर राघव को अब खुद पर काबू नहीं रहा और उसने जोर से विनोद को चिल्लाते हुए कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी पर्सनल लड़ाई को आप एक बच्चे की जान से तौल रहे हैं। विनोद ने कहा कि ओह, तो अब तुम्हारे मुंह में भी जुबान आ गई। हाँ, आएगी भी क्यों नहीं, आखिर इस बच्चे का बाप भी तो तू ही है ना। ये सुनकर पूरा घर सदमे में आ गया। दादी, राघव, कमला जी, विनोद के पिता, विनोद का बड़ा भाई अखिल, कुसुम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विनोद ऐसा भी कुछ कह सकता है। यहाँ तक कि ईशिता ने तो अपनी पलकें उठाकर इस बात के लिए विनोद को देखा तक भी नहीं। और घमंडी विनोद ने ईशिता पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उसने सबके सामने कहा कि ये औरत जो एक लड़की की माँ है,
इसने एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी बेटी इससे क्या सीखेगी। बड़े होकर यही आवारागर्दी, इधर उधर मुंह मारना, चंद सुखों के लिए किसी और के साथ बिस्तर पे सो जाना, और वो भी कोई नहीं, अपने पति के सगे छोटे भाई के साथ, अपने जिस्म की आग को ठंडा करने के लिए। अरे, मुझे तो इस औरत पर पहले से ही शक था कि ये गिरी हुई औरत है, तभी ये अपने पति को खुश नहीं रख पाई। पर मेरा ईमान इसकी तरह इतना कमज़ोर नहीं जो पराई स्त्री को देखकर बहक जाता। अरे, इससे संतुष्ट न होने पर भी मैंने अपने चरित्र को पवित्र रखा, और इसने क्या किया? मेरे पीठ पीछे मेरे भाई के साथ ही मेरे ही घर में मेरे ही बिस्तर पर सोती रही, और इस नाजायज संबंध की नाजायज औलाद को भी मेरा नाम दे दिया। बेशरम कहीं की, थोड़ी तो शर्म किया होता। अपना ना सही, कम से कम इस खानदान की बहू होने का तो कर लेती। अब तो तू इस घर की सिर्फ बहू नहीं, बेशरम बहू बन के रह गई है। आज से ये समाज और ये घर तुझे बेशरम बहू के नाम से जानेगा। तेरी पहचान अब यही है, एक बेशरम बहू की। दादी ने कहा कि क्या सबूत है तेरे पास कि ये तेरा खून नहीं बल्कि राघव की औलाद है? विनोद ने लंबी सांस लेते हुए अपने सीने को चौड़ा करते हुए बोला कि मुझे पता था कि इस औरत के बेशरम होने का सबूत आप सब मांगेंगे मुझसे, इसीलिए मैंने पहले से ही डीएनए टेस्ट करवा लिया था, और बस अभी इसकी रिपोर्ट भी आती ही होगी। मैं अभी अपने बाहर खड़े आदमी को बुलाकर वो रिपोर्ट सबके सामने दिखाता हूँ। और फिर तुरंत ही विनोद ने एक नंबर पे कॉल करके एक लड़के को अंदर बुलाया और उसने रिपोर्ट ले ली। विनोद पहले से ही पूरी तैयारी में था, शायद तभी वो चुपचाप बैठा हुआ था, और उसने जब सबके सामने वो रिपोर्ट खोलकर खुद पहली बार जोर से पढ़ी तो वो खुद हैरान रह गया। उस रिपोर्ट में विनोद और इशिता के बेटे का डीएनए एक दूसरे से मैच कर रहा था, और रिपोर्ट साफ साफ सबूत दे रही थी कि इशिता के चरित्र में कोई दाग नहीं है और वो आज भी पवित्र है। विनोद ने जब पढ़ा कि वो रिपोर्ट उसके हाथ से राघव ने छीन ली और फिर राघव से इशिता ने, विनोद को अब एहसास हुआ कि शायद उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे एक बार रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए थी, पर उसने सोचा कि मेरी इस गलती से क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मेरे दाग लगाने से इसके चरित्र पर उंगलियां तो उठ ही जाएंगी, और मैं एक मर्द हूँ, मेरा क्या ही हो जाएगा। दादी ने तब कहा कि क्या लिखा है रिपोर्ट में? इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बता मुझे। पहले तो विनोद ने बताने में आनाकानी की, फिर उसे लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, और उसने कहा कि रिपोर्ट में यही है कि वो मेरी औलाद है। पर अच्छा ही हुआ ना कि मेरा एक छोटा सा शक था, इसके ऊपर वो भी दूर हो गया, और ये सबक इस औरत के लिए भी अच्छा है। कम से कम ये कभी ऐसा करने का सोचेगी भी नहीं, और अब इस राघव से दूर रहेगी। राघव बस इशिता की तरफ एक टक देखे जा रहा था, और मन में बार बार इशिता से यही बोलने की कोशिश कर रहा था कि इशिता, एक बार नहीं, इस बार तुम अपने लिए ना सही पर मेरे लिए तो बोलो, वरना तुम बेशरम बहू का किताब मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, और ये बदनामी का किताब तुम्हें पूरी उम्र और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी सारी उम्र झेलना होगा। तभी विनोद ने कहा कि पंडित जी, मेरा काम तो हो गया, तो आप इस बेटे का नाम शिवांश रखो या कुछ भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंडित जी ने विनोद को घूरते हुए कहा कि तुमको पता भी है कि तुमने सिर्फ एक बेबुनियाद शक के लिए क्या तमाशा कर दिया है। एक मासूम बच्चे के शुभ मुहूर्त का भी तुमको ख्याल नहीं रहा, जबकि ये बच्चा तुम्हारा ही निकला, और जिसे तुम बार बार बेशरम कह रहे हो वो तुम्हारे ही घर की तुम्हारी ही इज्जत है, जिसे तुम चाहे तो सरेआम उछाल दो या सबकी नज़रों में गिरने से बचा लो। विनोद ने कहा कि पंडित, आपको पैसे मिले हैं ना पूरे, तो आप अपना काम करिए। मैं एक वकील हूँ, शक करना और इंसाफ दिलाना मेरा काम है। और फिर विनोद वहाँ से जाने लगा, और तभी विनोद का पीछे से किसी ने हाथ पकड़ा, और विनोद को एक एहसास हुआ कि उसका हाथ किसी ने जोर से और बहुत दम लगाकर पकड़ा हुआ है।
तो उसने सोचा कि ये राघव ही होगा। इसीलिए विनोद ने अपने बड़े भाई होने का घमंड से ताव में आकर जैसे ही मुड़कर देखा तो ये राघव नहीं बल्कि ईशिता थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें जो काजल लगाने के कुछ पल पहले ही बेहद खूबसूरत दिख रही थी, उन्हीं आंखों में अब विनोद के लिए गुस्से की ज्वाला जलती हुई दिख रही थी। और गुस्सा तो ऐसे जैसे माँ काली ने खुद ही ईशिता के अंदर वास कर लिया हो। विनोद ईशिता का ये रूप देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और वो अंदर ही अंदर थोड़ा डर भी गया था। पर उसने सोचा कि ये वही डरपोक और कायर ईशिता है जिसे मैंने हर दम लात मारी है और ये चुपचाप सहती रही है। इसीलिए उसने ईशिता को बहुत ही ताव से बोला कि ईशिता, यहाँ 4 लोगों के बीच सोच समझकर कदम उठाना, वरना जो बेइज्जती मैंने आज तक तुम्हारी 4 दीवारी के अंदर की है वो यहाँ भी कर सकता हूँ। और तभी विनोद के चेहरे पर जोर का एक थप्पड़ पड़ा और विनोद का पूरा घर सन्न रह गया। विनोद ने जैसे ही दोबारा कुछ बोलने की कोशिश की, तभी फिर से ईशिता ने विनोद को एक खींच कर दिया और ईशिता के पहले ही थप्पड़ से विनोद के होंठ और नाक से खून आ गया था। विनोद जैसे ही कुछ बोलने का करता, ईशिता दोनों हाथों से दोनों गालों पर विनोद को एक के बाद एक थप्पड़ मार रही थी। और ऐसा करते करते ईशिता ने विनोद को 7 से 8 थप्पड़ मारे। इसी बीच एक बार विनोद ने ईशिता का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो ईशिता ने अपने पैर से विनोद के पेट पर वार किया और विनोद दूर जाकर गिरा। ये देखकर पूरा घर, सारे मेहमान, विनोद की माँ कमला जी, उनके पति, सबको लगा कि कभी ना बोलने वाली ईशिता आज अपने पति से सिर्फ मार पीट से बात करेगी। पूरा घर ही हैरानी से ईशिता को मारते और विनोद को पीटते देख रहा था। और ईशिता के परिवार में तो वैसे भी जब कोई किसी को थप्पड़ मारता तो सब तमाशा ही खड़े होकर चुपचाप देखते रहते, और आज विनोद के साथ भी यही हो रहा था। विनोद समझ चुका था कि अब ईशिता उससे डरने वाली नहीं है और अब शायद ईशिता अपने इतने सालों का बदला आज ही निकाल लेगी। और विनोद भी था तो मर्द, इसीलिए सबके सामने बेइज्जत होने पर उसके पुरुषत्व को ठेस पहुंची और वो गुस्से में खड़ा हुआ और ईशिता का हाथ पकड़कर बोला, बस कर, तुझे समझ नहीं आ रहा कि एक चीज़ की हद होती है। तू है कि मना करने के बाद भी लगी हुई है। ईशिता हंसते हुए कहा, अब समझ में आया तुझे मूर्ख, कि ना करने के बाद भी अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती करे तो कैसे पलटकर मुंह तोड़ने का मन करता है। अरे मेरी शादी के पहले दिन से तुझे ना कर रही हूँ, पर तू नामर्द कहीं का, तुझसे कोई काम तो हुआ नहीं, और एक काम पूरी जिंदगी में किया है मेरे साथ, वो भी तुझसे ढंग से नहीं हुआ। अरे पत्नी हूँ तेरी, कोई खेलने वाली गुड़िया नहीं जो बेजान से तेरे साथ बिस्तर पे पड़ी रहूँ। मेरी भी भावनाएं हैं, मेरी भी इच्छा है, और सुन, मेरा भी अधिकार उतना ही है जितना कि तेरा। पर तू क्या बोल रहा है कि मैंने तुझे संतुष्ट नहीं किया। सच तो ये है कि तुझे खुद अपनी पत्नी को खुश करना नहीं आता। जिंदगी का सबसे ज़रूरी काम भी तुझे इतना बड़ा होकर भी करना नहीं आया, और मुझसे कहता है कि मैंने संतुष्ट नहीं किया। अरे जो आदमी अपने अहम में अपने पत्नी का एक नहीं कई बार बलात्कार कर दे, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके पैदा होने वाले बच्चे की जान ले ले, वो पति तो क्या इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। तुझे लग रहा होगा ना कि आज भरे समाज में मैंने दूसरी बार तेरी बेइज्जती क्यों की। तो सुन, तूने मेरे साथ जो जो किया मैं चुपचाप सह गई, जो कहा वो सहती गई, पर तूने इस बार कीचड़ मुझ पर नहीं, मेरे पैदा हुई औलाद पर लगाया है, जिसका अभी तक नामांकन तक नहीं हो पाया। तूने उसे नाजायज औलाद कहा, और इसके लिए तो आज ये ईशिता तेरा खून पी जाएगी। विनोद, तुझे तो ये बात पहले थप्पड़ में ही समझ जानी चाहिए थी कि जब तूने सानवी के साथ किया था कि मैं पत्नी गौरी का रूप में हो सकती हूँ, पर मैं एक माँ काली के रूप में भी हूँ। जो भी मेरी औलाद पर आंख उठाकर देखेगा मैं उसकी आंख निकाल के रख दूंगी। और तू है क्या, कौन है तू, और किस बात का घमंड है तुझे एक मर्द होने का। अरे तू तो पूरा का पूरा नामर्द है। ये सुनकर विनोद के साथ साथ उसका पूरा घर और सारे मेहमान घूर घूर कर विनोद की तरफ देखने लगे। तब ईशिता ने कहा कि
ऐसे घूरकर इस नामर्द को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मर्द में सिर्फ उसकी ताकत ही उसे एक मर्द नहीं बनाती, बल्कि उसमें बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसे एक संपूर्ण मर्द बनाती है। जैसे उसमें हर एक औरत की इज्जत करने की कला, अपनी पत्नी को प्यार करने की कला, उसे समझने की, उसके दुख में दुख और उसके सुख में सुखी रखने की कला, जब वो परेशान हो तो उसके पास बैठकर 2 पल उसकी परेशानी सुनने की कला, पर जो बीमार हो तो उसके सर पर हाथ रखने की कला, जब वो नाराज हो तो उसे मनाने की कला, जब जब उस लड़की का पूरा ससुराल उसके खिलाफ हो तब उस आदमी का अपने पत्नी के साथ खड़े होना, उसका हाथ पकड़ने की कला, और सबसे ज़्यादा तो अपनी पत्नी को अपना मानने की कला, ये सब जब किसी मर्द के अंदर होता है ना, तब वो एक मर्द होता है। और सिर्फ मर्द ही नहीं, और फिर इशिता ने राघव की तरफ देखकर ये बात कही, बल्कि एक अच्छा जीवन साथी और एक अच्छा इंसान होता है। और शायद ऐसे ही मर्द को हमारे समाज में पति परमेश्वर कहा जाता है, न कि ऐसे। और फिर इशिता ने विनोद की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, जिसकी शकल न सूरत और कर्म हो राक्षस जैसे। इशिता का पलटवार अभी जारी था। इशिता का गुस्सा अभी भी विनोद को लेकर शांत नहीं हुआ था। इशिता ने फिर विनोद को गुस्से से कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम एक मर्द हो तो हर एक लड़की तुम्हारे पैसे देखकर तुम्हारी जी हजूरी करेगी। अरे कौन से सन में जी रहे हो तुम? आज की लड़कियां एक आदमी से कई गुना ज़्यादा पैसा कमाती हैं, और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो इस दुनिया में जो अपने पति को बैठा कर खिलाती हैं अपने पैसे से। अरे मैं भी बहुत पढ़ी लिखी और शादी से पहले मैनेजर के पद पे जॉब कर रही थी। चाहती तो जिस बेशर्मी का किताब तुम मुझे दे रहे हो वो मैं शादी से पहले अपने पैरों पर खड़े होकर भी कर सकती थी, जब मेरे पास कोई बंधन भी नहीं था। पर मैं जब भी अपनी मर्यादा में थी और आज भी अपने मर्यादा में हूँ। पर ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें तो एक औरत को औरत ही नहीं समझना आता, तो तुम उसे प्रेम तो दूर उसकी इज्जत भी क्या करोगे? और अगर तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम एक मर्द हो तो तुम्हें कोई भी लड़की मिल सकती है, तो ज़रा मेरे बारे में सोचो। मैं एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की हूँ, जो मुझे तो तुमसे तलाक लेने के बाद कोई भी मिल सकता है। फिर मुझे तो तुमसे ज़्यादा घमंड होना चाहिए, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था, वो प्यार जो शायद मैंने कभी किसी से नहीं किया, ना शादी से पहले और ना शादी के बाद। अरे मैंने अपने पति में अपना परमेश्वर ढूंढने की कोशिश की, तो क्या गलत किया? चाहती तो आज पढ़ी लिखी अपने पैरों पर खड़ी रहने वाली लड़कियों की तरह तुम्हें अपनी शादी से पहले ही दिन तलाक देकर यहाँ से चली जाती, और तुम्हारे घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देती। तब मैं सही मायने में बेशरम बहू कहलाती, और तब शायद मुझे किसी की बात का अफसोस भी नहीं होता, क्योंकि जो मैं करती शायद वही मुझे सुनने को मिलता, और कोई क्या बोलता है मुझे इसकी फिक्र कभी नहीं रहती, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसे ही उस दर्द का एहसास होता है। बाकी सबके लिए तो बोलना और ताने देना आसान होता है, पर एक औरत अगर अपने माँ बाप और अपनी पूरी उम्र लेकर अगर एक पराये घर की बहू बनती है, तो सिर्फ उसे अपने पति पर भरोसा होता है कि वो उसका हर हालात में साथ देगा। अगर वो गलत भी हुई तो उसकी गलती पर अकेले वो समझाएगा, पर सबके सामने उसके मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं होने देगा। इसके लिए वो हरदम उसके साथ खड़ा रहेगा। पर तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं जिस दिन से इस घर में बहू बनकर आई हूँ, तो सिर्फ इस घर में बहू ही बनकर रह गई हूँ। तुम्हारी पत्नी मैं कभी नहीं बन पाई, क्योंकि तुमने कभी भी मुझे अपनी पत्नी होने का एहसास ही नहीं होने दिया। न जाने कैसे होते होंगे वो पति जिनसे औरतें अपना ससुराल हो या मायका हर कहीं का दुख बांट लेती हैं। मैंने तो तुम्हारे साथ एक रात भी नहीं बांटी। मैंने तुमसे प्यार किया था विनोद, जिसका मतलब शायद तुम कभी भी नहीं समझ पाओगे। और इस बेवजह के मतलब के लिए मैं इतने दिनों से
ये सब सहती रही कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम मुझे आकर अपने सीने से लगाकर एक बार कह दोगे कि इशिता, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और इस उम्मीद में मैं तुम्हारे हर दुख हर जुर्म चुपचाप सहती रही, तुम्हारे एक पल के प्यार के लिए। अगर अपने पति का प्यार पाना बेशर्मी है तो हाँ, मैं हूँ एक बेशरम पत्नी, एक बेशरम माँ। लेकिन अगर कोई मुझे बेशरम माँ कहेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे फिर इसके लिए मुझे उस पति से भी क्यों न लड़ जाना पड़े जिसका प्यार पाने के लिए मैं एक बेशरम बहू तक बन गई। अरे तुम्हारे साथ तो यही सही था कि पहले ही तुम्हें तलाक दे देती, या फिर शादी से बस एक बार पहले तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे अंदर का जानवर से मिल लेती, उसे पहचान लेती, तो शायद आज मैं भी उन 12 लड़कियों की तरह एक सुखी जीवन बिताती जिसे तुम्हें देखते ही रिजेक्ट कर दिया था। पर कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। मेरी किस्मत में तुम्हारा जैसा ही पति लिखा था, शायद इसीलिए मुझे इतने दिनों तक ये सब झेलना पड़ा। और अच्छा ही हुआ कि आज मैंने हिम्मत की है। शायद मैं तुम्हारी पहली या दूसरी गलती पर तुम्हें वो सज़ा नहीं देती जो इतना सब कुछ सहने के बाद इतनी हिम्मत करके आज दूंगी, क्योंकि तुमने मुझे मेरी औलाद के सामने गिराने की कोशिश की है और इसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और क्या कहा तुमने अभी सबके सामने कि मैं तेरे सगे छोटे भाई के साथ तेरे ही घर में तेरे ही बिस्तर पे अपना जिस्म ठंडा कर रही थी। तो ये बता कि क्या तूने मुझे करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा? तू तो वकील है ना, फिर बिना सबूत के तू ये बात कैसे कर रहा है? अपने आप को बहुत बड़ा वकील मानता है। इंसाफ करना जज का नहीं, तेरा ही काम है। तो बिना सबूत के तू तो एक औरत के चरित्र पर इल्ज़ाम लगाएगा नहीं। तो दिखा, कहाँ है मेरे चरित्रहीन होने का सबूत? और अगर है तब तो तूने अपनी आंखों से देखा होगा ना ये सब मुझे करते। तो उस वक्त तेरा पुरुषोत्तम कहाँ था जब तेरी पत्नी किसी और की बाहों में थी? तब भी तो तू मर्द रहा होगा ना, कि तब तूने ये सब देखकर चूड़ियाँ पहन ली थी जो तू अपनी आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पाया। शक करना और इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है विनोद, पर हकीकत को देखना बहुत मुश्किल, और उससे भी ज़्यादा उस हकीकत को स्वीकार कर लेना। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मेरे चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए तो बेइज्जत मैं ही बस होंगी? नहीं, अगर किसी की पत्नी और किसी के घर की बहू अगर अपनी मर्यादा को पार करती है तो उस पति और उस घर में भी उतनी ही बेइज्जती होती है जितनी कि उस औरत की। तो कभी भी किसी औरत की बेइज्जती करने से पहले 1000 बार सोचना कि जिस औरत पर तुम कीचड़ उछाल रहे हो तो वो उस कीचड़ के छींटे कहीं तुम तक ना आ जाएं। फिर ईशिता ने सबके सामने राघव का हाथ पकड़ा और कहा कि तुमने कहा ना कि मैं एक बेशरम बहू हूँ, तो हाँ, मैं आज सबके सामने वे ये स्वीकार करती हूँ कि मैं ईशिता, विनोद की पत्नी और इस घर की बहू, अपने पति और इस घर के बड़े बेटे की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ राघव से प्यार करती हूँ, जो इस घर का हो ही नहीं सकता। और इस बात तुम भी कान खोलकर सुन लो विनोद, कि तुम तो सीमा लांघ कर भी मुझसे प्यार नहीं कर सके और मैंने सीमा में रह कर भी प्यार कर लिया।